सोलो लेवलिंग की पिछली एपिसोड में हमने देखा था कि जिनवू और उसकी टीम जिस डंजन की रेड के लिए जाती है वहां पर उन्हें एक और डंजन मिलती है, जहां जाने पर वो लोग फंस जाते हैं और काफी बड़े बड़े स्टैचूज उन्हें मारने लगते हैं। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में मिस्टर सोंग सब लोगों को अपनी जगह से ना हिलने का कहते हैं, वरना वो स्टैचूज उन्हें मार देंगे, जिस पर वो सब लोग उनकी बात मान लेते हैं। मिस्टर सोंग जिनवू से कहते हैं कि हम सिर्फ तुम्हारी वजह से ही बच पाए हैं, अगर तुम वक्त रहते हमें झुकने का ना कहते तो वो स्टैचू अपनी रेजर से हमें मार डालता। आखिर तुम्हें इस बारे में पता कैसे चला? जिनवू कहता है कि मैंने बस इस चीज को सेंस किया। तभी वो देखता है कि मिस्टर सोंग का तो हाथ ही कट चुका है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि क्या तुम मेरा खून रोकने में मेरी मदद कर सकते हो? जिस पर जिनवू उनके हाथ पर पट्टी बांधने लगता है। मिस्टर सोंग कहते हैं कि मैं जूही को कहकर खुद को हील करवा लेता, मगर इस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है। वो इस तरह की सिचुएशन में काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो बी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी बी रैंक की रेड्स में हिस्सा नहीं लेती। मैंने भी बी रैंक की रेड्स में हिस्सा लिया हुआ है, इस वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि ये मॉन्स्टर एस रैंक या उससे ऊपर का है। फिर वो जिनवू को उन कमांडमेंट्स के बारे में बताने लगता है। फर्स्ट, ईश्वर की ताजीम करो। सेकंड, ईश्वर की पूजा करो। थर्ड, ईश्वर पर अपना ईमान साबित करो। जो कोई भी इन कमांडमेंट्स पर नहीं चलेगा वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। जिनवू कहता है कि शायद वो कमांडमेंट इस गॉड के बारे में होंगी। इसके बाद हमें ए स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन्हा नाम की एक लड़की जो कि जिनवू की बहन है अपनी दोस्त से पूछती है कि आखिर वो इतनी देर से स्कूल क्यों आ रही है। वो लड़की कहती है कि उसे कुछ काम था। इसके बाद वो जिन्हा से पूछती है कि तुम्हारा भाई भी तो एक हंटर है ना? जिन्हा कहती है तो, मगर वो सिर्फ एक ई रैंक का हंटर ही है, जिसकी वजह से अक्सर वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाया करता है। वैसे तुमने इस बारे में क्यों पूछा? वो लड़की कहती है बस ऐसे ही, अगर मैं उसकी जगह होती तो इतनी ज्यादा जख्मी कभी भी ना होती। सीन शिफ्ट होता है और मिस्टर सोंग कहते हैं कि हमारा दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम उसे नहीं हरा सकते, इसलिए जैसे ही हालात बेहतर होंगे हम यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। तभी एक हंटर कहता है कि मैं यहाँ पर ऐसे ही मरने नहीं वाला हूँ, मैंने बड़ी कोशिशों के बाद एक बड़ी एसोसिएशन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मैं इस मौके को ऐसे ही नहीं गवा सकता। मुझे अपनी स्पीड के ऊपर पूरा भरोसा है और उस मॉन्स्टर के मेरे ऊपर अटैक करने से पहले मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से बड़ी तेजी से भागने लगता है, मगर वो स्टैचू फौरन से अपनी लेजर उसके ऊपर शूट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और सिर्फ उसके पैर ही बचते हैं। ये देखकर बाकी सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। जिनवू सोचने लगता है कि ये स्टैचू उन्हें बड़ी आसानी से मार सकते हैं, मगर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर उसे उन्हीं कमांडमेंट्स के बारे में याद आता है। वो मिस्टर सोंग से फर्स्ट कमांडमेंट के बारे में पूछता है। मिस्टर सोंग बताते हैं कि वो ईश्वर की ताजीम करना थी। जिनवू समझ जाता है कि ये डंजन कुछ रूल्स के ऊपर काम कर रही है। फिर वो खड़ा होने लगता है, मगर मिस्टर सोंग उसे ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन जब वो उसकी आंखों में देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि जिनवू अपने ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर जिनवू खड़ा हो जाता है। वो स्टैचू उसके ऊपर अपनी लेजर शूट करने ही वाला होता है, मगर जिनवू फौरन से झुक जाता है और वो स्टैचू अपना अटैक रोक देता है। फिर जिनवू सबको उस स्टैचू के आगे झुकने का कहता है। वो कहता है कि फर्स्ट कमांडमेंट यही थी, जिस पर सब लोग पूछते हैं कि क्या ऐसा करने पर हम लोग बच जाएंगे। जिनवू हाँ में जवाब देता है और वो खुद भी उस स्टैचू के आगे झुक जाता है, जिसके देखा देखी बाकी सब भी ऐसा ही करते हैं, जिस पर वो स्टैचू उनके ऊपर अटैक करना बंद कर देता है और वो काफी क्रीपी सा स्माइल करता है, जिसे देखकर पार्क कहता है कि आखिर ये कितना क्रीपी स्माइल कर रहा है। थोड़ी देर तक कुछ ना होने की वजह से पार्क खड़ा होने लगता है। वो कहता है कि अब वो स्टैचू हम पर हमला नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बाकी सब भी खड़े हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि अब शायद हम लोग बच गए हैं, मगर जिनवू सोचने लगता है कि ये चीज अभी तक खत्म नहीं हुई है। तभी वो स्टैचू अपनी जगह से खड़ा होने लगता है। मिस्टर सोंग जिनवू से इस बारे में पूछने लगते हैं कि अब हम क्या करें। जिनवू कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, शायद हमें कमांडमेंट के हिसाब से ही चलना होगा। सेकंड कमांडमेंट शायद ईश्वर की पूजा करना थी, शायद हमें ऐसा ही करना होगा। वो सब सोचने लगते हैं कि अब हम इसकी पूजा कैसे करें। तभी एक हंटर सामने आकर कहता है कि मैं ट्रेडिशनल फोक लेयर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, इस वजह से मैं ये बता सकता हूँ कि इसकी पूजा कैसे करनी है। फिर वो उस स्टैचू के आगे झुककर उसके सामने प्रेयर करने लगता है। वो स्टैचू भी रुककर उसे सुनने लगता है। तभी जिनवू नोट करता है कि ये प्रेयर उस गॉड के लिए नहीं है, जिसके बाद वो स्टैचू उस हंटर को अपने पैरों से कुचल देता है, जिसे देखकर वो सब लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो स्टैचू एक और लड़की को भी अपने पैरों से कुचल देता है। जिनवू जूही को अपने साथ लेकर भाग रहा होता है। तभी पार्क भागते हुए सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, मेरे घर पर मेरी फैमिली मेरा इंतजार कर रही है। वो एक जगह पर आकर सोचता है कि मैं शायद यहाँ पर सेफ रहूंगा। तभी उसके पीछे वाला स्टैचू हिलने लगता है। किम उसे इस बारे में बताता है, मगर तब तक काफी देर हो जाती है और वो स्टैचू उसे बीच में से काट डालता है।
जिन्वो सोचता है कि आखिर वो इस चीज की पूजा कैसे करे, ये तो डीमन है। वो सोचता है कि मैं जूही को ऐसे ही पीछे नहीं छोड़ सकता, मुझे बचने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। वो उन सारे स्टैचूज को अच्छे से चेक करने लगता है तो वो देखता है कि कुछ स्टैचूज के हाथ में वेपन है तो कुछ के पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये देखकर वो सबको उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज के पास जाने का कहता है, जिसे सुनकर बाकी सब लोग ऐसा ही करते हैं। वो देखते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचूज तो उनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके पास जाने पर वो अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लगते हैं। जिन्वो जूही को अपने साथ लेकर एक स्टैचू के पास आ जाता है, मगर वो स्टैचू अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाता। जिन्वो समझ जाता है कि ये स्टैचू सिर्फ एक इंसान के लिए ही एक्टिवेट होते हैं। वो जूही को उस स्टैचू के पास छोड़कर दूसरे स्टैचू के पास जाने लगता है, मगर वो बड़ा स्टैचू उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। वो स्टैचू जिन्वो को अपने पैर से कुचलने ही वाला होता है, मगर जिन्वो वहाँ से कूदकर दूसरे स्टैचू के पास पहुँच जाता है। मगर उस स्टैचू के हाथ में एक शील्ड होती है और वो स्टैचू जिन्वो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देखकर जूही डर जाती है और वो रोने लगती है। मगर जिन्वो मरा नहीं होता और वो रेंगते हुए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के पास जाने लगता है। वो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और वो आखिरकार एक स्टैचू के पास पहुंच ही जाता है जो कि गाने लगती है और वो बड़ा स्टैचू भी उसे छोड़ देता है और अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी जूही भी उसके पास भागकर आने लगती है, मगर वो देखती है कि जिन्वो का तो पैर ही कट चुका था। जूही उसे हील करने लगती है। जिन्वो उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो नहीं रुकती, मगर अपनी पावर का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है। सब लोग एक जगह पर जमा हो जाते हैं। मिस्टर सोंग को अपने कटे हुए हाथ में दर्द होने लगता है। किम उनसे कहता है कि मुझे इस बारे में अफसोस है, मगर ये उस चीज का नतीजा है जो कि तुमने किया है। दूसरे हंटर उसे ऐसा कहने से रोकते हैं, मगर किम कहता है कि यहाँ आने का आखिरी फैसला मिस्टर सोंग का ही था। मिस्टर सोंग कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं इन सब चीजों की जिम्मेदारी लेता हूँ। जिन्वो सोचता है कि अभी इन सब चीजों का वक्त नहीं है, अभी भी एक कमांडमेंट बची हुई है। तभी वो बड़ा स्टैचू अपने हाथ से एक इशारा करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक ऑल्टर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो सब लोग इस बारे में सोचने लगते हैं। जिन्वो बताता है कि इस चीज का इस्तेमाल पुराने वक्तों में गॉड को सैक्रिफाइस देने के लिए किया जाता था। थर्ड कमांडमेंट के मुताबिक हमें ईश्वर पर अपना ईमान साबित करना है। किम कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ गया हूँ, हमें यहाँ पर किसी न किसी का सैक्रिफाइस देना ही होगा। इसके बाद वो मिस्टर सोंग के गले में अपनी तलवार रखता है और कहता है कि तुम्हें ही अपना सैक्रिफाइस देना होगा, ये सब तुम्हारी ही गलती है और तुम ही ने तो कहा था कि तुम सब चीजों की जिम्मेदारी लोगे। जिस पर मिस्टर सोंग भी अपना सैक्रिफाइस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उस ऑल्टर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। जिन्वो सोचता है कि ये सब सिर्फ उनकी गलती नहीं है, हम सब ने ही यहाँ पर आने के लिए एग्री किया था। तभी मिस्टर सोंग के पास एक रेड फ्लेम जलने लगती है, जिसे देखकर वो इस बारे में जिन्वो से पूछने लगते हैं। जिन्वो कुछ सोचने लगता है और वहाँ पर दूसरे हंटर से कहता है कि क्या तुम मुझे उस ऑल्टर के पास ले जा सकते हो, मुझे लगता है कि वहाँ जाने पर हमें कुछ नहीं होगा। वो दोनों हंटर जिन्वो को अपने कंधे के सहारे उस ऑल्टर के पास ले जाते हैं, जिससे वहाँ पर 3 और फ्लेम्स जलने लगती हैं। मिस्टर सोंग पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बारे में पता लग गया है, मगर जिन्वो को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि क्या हम यहाँ पर वेट करें तो कोई हमें बचाने के लिए आएगा। मिस्टर सोंग कहते हैं कि इस जंजन को अपेयर हुए वे 7 दिन हो चुके हैं, इससे पहले कि कोई हमें बचाने आए ये स्टैचूस अपना एक्शन ले लेंगे। जिन्वो बताता है कि डंजन का गेट पूरी तरीके से खुलने में 7 दिन लगते हैं, जिसे डंजन ब्रेक कहते हैं, और ऐसा ना हो इसलिए हमें डंजन बॉस को मारकर उस डंजन को पहले ही बंद करना होता है, वरना डंजन के सारे मॉन्स्टर गेट से बाहर हमारी दुनिया में आ जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जिन्हा अपनी मोम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई हुई थी, वो अपनी मोम को अपने दिन भर की सारी बातें बताने लगती है। दूसरी तरफ जिन्वो किम और जूही को भी उस ऑल्टर के पास आने का कहता है, ताकि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उतनी ही फ्लेम्स जल जाएं और फिर देखा जाए कि क्या होता है। जिसे सुनकर वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं और 2 और रेड फ्लेम जलने लगती हैं। तभी ऑल्टर में बिजली चमकने लगती है, जिसकी वजह से सर्कल में ब्लू फ्लेम जलने लगती हैं और वहाँ का गेट भी ओपन हो जाता है। वो सब सोचने लगते हैं तो क्या अब हम यहाँ से जा सकते हैं या ये भी कोई एक ट्रैप है। तभी वहाँ पर वो ब्लू फ्लेम्स एक एक करके गायब होने लगती हैं और काफी सारे स्टैचू उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो लोग घबराने लगते हैं। जिन्वो नोट करता है कि उन स्टैचूस को देखने पर वो मूव नहीं करते और वो इस बारे में सबको बता देता है। वो कहता है कि उन स्टैचूस की तरफ देखते रहो ताकि वो स्टैचूस मूव ना कर पाए, जिस पर सब लोग ऐसा ही करते हैं। मगर एक लड़की उन्हें देखते हुए काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है, जिसकी वजह से एक रेड फ्लेम वहाँ से गायब हो जाती है और उसके वहाँ से जाने पर गेट भी थोड़ा सा बंद हो जाता है। जिन्वो इस बारे में सोचने लगता है कि ब्लू फ्लेम एक एक करके अपने आप ही बुझ रही हैं, जबकि रेड फ्लेम तब गायब होती हैं जब
जब कोई यहाँ से जाता है। शायद ये डोर एक ट्रैप है, ये एक महराज की तरह है जो कि हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं और इसी तरीके से ये हमारे ईश्वर पर ईमान को चेक कर रहे हैं। तभी वो आदमी जिसने जिन्वू को पकड़ा हुआ था वो उसे छोड़कर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर किम भी वहाँ से जाने ही वाला होता है, मगर जिन्वू उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुम वहाँ से जाओगे तो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएंगे, जिसे सुनकर बाकी सब उससे इस बारे में पूछने लगते हैं। जिन्वू बताता है कि ब्लू फ्लेम्स एक टाइमर की तरह है, अगर हम उनके पूरी तरह से बुझने तक वेट करें तो शायद हम यहाँ से बचकर जा सकते हैं। मगर किम कहता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके बाद हम यहाँ पर पूरी तरीके से फंस जाएं। सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने वीक होने पर भी हमारे इतने काम आओगे, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। मेरे घर पर मेरी फैमिली इंतजार कर रही है। ये कहकर वो भी वहाँ से चला जाता है, जिसकी वजह से जिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो सोचता है कि हम अभी भी सर्वाइव कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा से ही करता आया हूँ। मिस्टर सोंग उन्हें कहते हैं कि मुझे लगता है कि जब तक यहाँ पर एक आदमी रहेगा ये डोर बंद नहीं होगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे यंग लोगों की वैसे भी इस दुनिया को जरूरत है। और वो जूही को जिन्वू को अपने साथ ले जाने का कहता है। जूही ऐसा ही करती है, मगर उसके पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसने जिन्वू को हील करने के लिए अपनी काफी सारी एनर्जी लगा दी थी। जिन्वू मिस्टर सोंग से कहते हैं कि आप जूही को यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं अभी यहाँ पर चल नहीं सकता हूँ। जूही कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर जिन्वू उसकी बात नहीं सुनता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें खाना खिलाने का वादा किया था। वो उसे अपना मैजिक स्टोन देते हुए कहता है कि तुम इसे कुछ खा लेना, मगर जूही उसकी बात नहीं मानती। तभी मिस्टर सोंग उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। जिन्वू कहता है तो अब सिर्फ मैं ही यहाँ पर मरूंगा, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो मैं अपने लिए और ज्यादा इंश्योरेंस करवा लेता। वो स्टैचू उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जिन्वू वहाँ पर पड़ी एक स्वार्ड उठा लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर मरते मरते एक स्टैचू को तो मार ही दूंगा, मगर वो स्टैचू उससे काफी बेरहमी से मारने लगते हैं। जिन्वू सोचता है कि मैं हमेशा से ही काफी ज्यादा वीक था, मैंने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें की, लेकिन मैं हमेशा नाकाम ही रहा, जिसकी वजह से लोग हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाया करते थे। मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग ना बन सका। हम देखते हैं कि उन स्टैचूज ने जिन्वू को इतना ज्यादा मार दिया था कि उसके हाथ पैर ही कट चुके थे। जिन्वू कहता है कि मैं इतने टाइम से सर्वाइव करता आ रहा हूँ। हम सब इंसान एक जैसा ही सोचते हैं, सब लोग अपना ही फायदा देखते हैं। किम ने मेरा शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो सब झूठ था। आखिर मेरी भी तो फैमिली है, जिसके पास मैं जिंदा वापस घर लौट कर जाना चाहता हूँ। हमेशा खुशगर्ज लोग ही सारा का सारा बेनिफिट ले जाते हैं। तभी वो बड़ी सी मूर्ति उसके सीने पे अपनी तलवार घुसाकर उसे उठा लेती है और उस आल्टर के ऊपर फेंक देती है। जिन्वू पूछने लगता है कि आखिर सिर्फ मैं ही क्यों मरने वाला हूँ। जिन्वू रोते हुए कह रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता, काश कि मुझे एक और मौका मिल जाता। हम देखते हैं कि वो बड़ी मूर्ति अपनी तलवार से जिन्वू को मारने ही वाली होती है, तभी वो ब्लू फ्लेम वहाँ से बुझ जाती है। तभी जिन्वू के सामने एक मेन्यू जैसी चीज ओपन होती है, जिस पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने एक सीक्रेट क्वेस्ट कवरेज ऑफ द वीक कंप्लीट कर ली है। आपने प्लेयर बनने के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर ली है। क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करते तो 0.02 सेकंड में आपका दिल बंद हो जाएगा। तो क्या अब आप इसे एक्सेप्ट करते हैं? हम देखते हैं कि जिन्वू ने यस पर क्लिक कर दिया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट्स में बताएं। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। तब तक के लिए इते देखिए मस।